नमस्कार। विज्ञानाश्रम पाबल और स्टार फोरम आयोजित शाक वाटिका प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं गणेश पिंगले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शाक वाटिका के प्रशिक्षण में शाक वाटिका कैसे तैयार करें इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारी जो सब्जी है, खुद की सब्जी हम खुद अपने घर में, अपने घर के बाजू की जो जगह है थोड़ी सी, उसमें कैसे तैयार करें इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये शाक वाटिका का महत्व, ये हमारे आजू बाजू में हम घर के बाजू में जो भी हम सब्जियां उगाते हैं और जो उगाई हुई सब्जियां हम खुद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कैसा अच्छा परिणाम होता है, इसके बारे में हमने हमारे पिछले सेशन में रंजीत शानबाग सर ने हमें बताया था। तो आज हम हमारी सब्जी हम खुद कैसे उगाए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो शाक वाटिका जब हम तैयार करने की सोच रहे हैं तो शाक वाटिका तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। ये पॉइंट हमारे शाक वाटिका यशस्वी होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो घटक है जिसमें इच्छा शक्ति आती है, ताकि हम हमारे पास सभी प्रकार की साहित्य और सामग्री अगर होती है लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अगर प्रचंड नहीं होती है, बड़े पैमाने पे नहीं होती है, तो हम शाक वाटिका तैयार करते हैं। थोड़े बहुत दिन उसको हम ठीक तरीके से देखते हैं, बाद में हम उसे जब छोड़ देते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, उद्दिष्ट है कि उसमें से हमें हमारे खुद के शरीर के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए हमें ऑर्गेनिक जो सब्जियां है उगाना है या तैयार करना है, ये हमारा जो उद्दिष्ट है वो उद्दिष्ट साध्य नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी जो इच्छा शक्ति है वो प्रचंड या प्रबल होना चाहिए। उसी के साथ बाढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये घटक। उपजाऊ भूमि या जमीन हमारे पास होनी चाहिए। मशक्कत हमें करना है। बीज या पौधे का हमें चयन करना है, बीज रोपाई की खेती करना है। गीले कचरे या गीली खाद जो है वो भी हमारे शाक वाटिका के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। जल प्रबंधक या हम इसमें ड्रिप या मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी आगे जाके लेने वाले हैं। और उसके बाद जो हम पौधे लगाते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, तो शुरुआत में वो मिट्टी के अंदर जो भी अन्न घटक होता है, अन्न द्रव्य होता है, उससे उनकी जो वाढ़ होती है बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जब उनको फल या फूल लगने लगते हैं तो उनको और ज्यादा खाद की जरूरत होती है। तो उस वक्त हमें उर्वरक प्रबंधक जो है, तो हमें ठीक तरीके से उनको अलग अलग तरह के टाइप के जीवामृत देना है, पंचामृत देना है, गोबर खाद देना है, केचुआ खाद देना है। तो हम जब उर्वरक का प्रबंधन करते हैं तभी आगे जाके हमारी जो शाक वाटिका है इसमें से हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। उसी के साथ साथ जो अब हवामान में जो भी कुछ बदलाव आता है उसके कारण कुछ रोग आते हैं, कुछ कीटक आते हैं। तो उनको निवारण करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ प्रबंधन की जरूरत है। इसमें हम अलग अलग प्रकार के अर्क बनाने वाले हैं, या अर्क बनाकर उसका छिड़काव कैसे करें इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो शाक वाटिका की जो सामग्री है इसमें लगभग ये 8-10 पॉइंट है। ये बहुत ही अहम है और इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप शाक वाटिका करते हैं तो आप इसमें जरूर आपको फल मिल जाएगा। तो ये शाक वाटिका करते समय तो जगह के ऊपर निर्भर होता है। अगर किसी के पास 20 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई की जगह हो, या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो या उससे थोड़ी सी कम हो, तो मान लो कि जब 20 बाई 20 फुट की जगह है तो उसमें जो बेड की जो कैरी बोलते हैं हम उसको, कैरी का जो लंबाई है ये हमें 17 फुट रखना है। जो चौड़ाई है वो लगभग 75 फुट की रखना है। जो पिरामिड आकार की जो कैरी है उसकी लंबाई भी लगभग 17 फुट रखना है। उसकी चौड़ाई है वो लगभग 1.5 फुट हमें रखना है। और ये जो दो बेड के बीच का अंतर है वो हमें 1 फुट रखना है, ताकि हम एक जो बेड के ऊपर जो भी कुछ फल पौधे लगा है उसके अंदर की जब निराई करनी है, फल तोड़ना है, स्प्रे करना है या पानी देना है, वो सभी काम हमें अच्छे ढंग से करने के लिए हमें दो बेड के या दो कैरी के बीच का जो अंतर है ये 1 फुट रखना है। अगर आपकी 20 बाई 20 फुट की
जगह है तो उसमें लगभग कितने वेल वर्गीय सब्जियां और फल वर्गीय या बहुवर्षीय सब्जियां लगेंगी, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। तो वेल वर्गीयों की उनकी संख्या जो है वो हमारे शाक वाटिका में ये 20 बाई 20 फुट के लगभग 12 वेल वर्गीय पौधों की संख्या हमें लग सकती है। उसमें तुरई होती है, करेला होता है, कद्दू होता है, ककड़ी होती है, तोंडली है, तरबूज है, खरबूज है। तो ये दो दो प्रति पौधों की संख्या अगर हम लगाते हैं तो हमारे जो 4 या 5 लोग जिस घर में रहते हैं उन घर के सदस्यों के लिए उनका हर रोज का खाना हम इसी से ही मिला सकते हैं। उसी के साथ साथ जो हम हरी सब्जियां बोलते हैं, इसमें मेथी हो, धनिया हो, पालक हो, शेपू हो, तो इनकी मात्रा लगभग 250 ग्राम हम हमारे वो बेड के ऊपर या कैरी के ऊपर उसको लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अदरक है, हल्दी है, ये भी प्रति 1-1 किलो इसका प्रमाण अगर हम लगाते हैं तो उस घर की जो जरूरत है अदरक और हल्दी की वो पूरी हो सकती है। उसी के साथ साथ जो फल वर्गीय पौधों की संख्या है ये अहम तौर पे हमारे हर रोज के सब्जियों में इसमें से एक कोई तो प्रकार होता है। इसमें मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, भिंडी, गवार, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो ये भी लगभग 5, 10, 15 के प्रमाण से वो पौधे अगर हम लगाते हैं तो हमारी जरूरत की जो हर रोज की जो जरूरत है वो हम इसकी इतने पौधे लगाने से हम जरूरत मिटा सकते हैं। जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो साल 2 साल तक हमारे शाक वाटिका में टिकते हैं, तो उसके लिए हमने अलग अलग बाजू में वो पॉइंट करके दिए है। वहां अगर आप वो लगाते हैं तो इसमें आप पपीता 2 लगा सकते हैं, मोरिंगा 2 लगा सकते हैं, नींबू और करी पत्ता हम 1-1 लगा सकते हैं, हदगा और अमला। इस प्रकार के आप जब पौधे लगाते हैं बड़े बहुवर्षीय जो जिनको कहा जाता है, तो हमें हमें वो साल भर तक या 2 साल तक हमें वो फल देते रहेंगे और वो भी हमारा जो बाजू की जमीन है वो भी काम में आ सकती है। तो इसमें वेल वर्गीय की सब्जियां और फल वर्गीय बहुवर्गीय कितने पौधे लगाते, कितने सब्जियां लगाते, इसके बारे में हमने जानकारी देख ली है। अगर किसके पास उससे कम जगह होती है, मान लो कि 10 बाई 10 फुट की जगह होती है, तो उसमें हमारा जो कैरी होती है उसकी जो लंबाई होती है वो हम 8 फुट तक रख सकते हैं और उसकी जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। जो पिरामिड टाइप की जो कैरी है उसकी लंबाई भी लगभग 8 फुट रख सकते हैं और उसकी जो चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। और उसमें भी जो 2 कैरी के बीच का अंतर है, 2 बेड के बीच का जो अंतर है वो भी 1 फुट रख सकते हैं, जिससे हम बीच का जो काम है, जो फल और सब्जियां वहां से निकालना है, तो हम वो काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी जब हमारे पास 20 बाई 20 फुट की जगह होती है या 10 बाई 10 फुट की जगह होती है, तो 10 बाई 10 फुट की जगह में हम कितने पौधे लगा सकते हैं ये हम अभी यहाँ देखेंगे। तो वेल वर्गीय जो पौधों की संख्या है वो हम 4 लगा सकते हैं, जिसमें तुरई हो, करेला हो, कद्दू हो और तोंडली हो। तो ये हम एक एक जब भी पौधा लगाते हैं तो हम ठीक तरीके से उसको लगाकर उससे हम उत्पादन ले सकते हैं। जो फल वर्गीय पौधों की संख्या है वो हम 12 लगा सकते हैं, जिसमें मिर्च हो, बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज, वो हर एक 2-2 पौधे लगा सकते हैं, जिसमें आलू, प्याज, भिंडी, गवार, ये 10 या 15 पौधे हम वहां लगा सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी हम प्रति 5-5 पौधे हम वहां लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो सब्जियां होती है, मेथी, धनिया, पालक, शेपू, ये 100 ग्राम हम प्रति हर सब्जियां वहाँ लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अदरक होता है, हल्दी होती है, वो भी हम 1 किलो प्रमाण पे दोनों लगा सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से उन ज़्यादा पौधों की भीड़ भी ना वहाँ हो। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पौधों को निकलने के लिए बहुत ही तकलीफ हो जाएगी, और जो भी ज़्यादा पौधों की संख्या होती है तो उनको बढ़ने के बाद वहाँ का जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमें वहाँ से उसको फल तोड़ना है, ये भी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हमें ठीक तरीके से उसको उन दोनों पौधों के बीच में या 2 लाइन के बीच में ठीक से अंतर रख के वो सब्जियां लगाना है।
उसी के साथ साथ जो बहुवर्षीय पौधे हैं जिसमें पपीता है, मोरिंगा है, नींबू है, करी पत्ता है, ये एक एक पौधा इसी का लगाते हैं। तो हमारे पास हमारे घर में लगभग 2 या 3 लोग होते हैं, तो उनके लिए 10 बाय 10 फुट की जगह बहुत ही काफी है। और इतने जगह में आप आपके घर का जो भी कुछ जरूरत है सब्जियों की, वो आप पूरी मिटा सकते हैं। और हमारी जो अच्छी सब्जियों तैयार करने का जो मकसद है, हम पूरा कर सकते हैं। अगर किसी के पास 20 बाय 20 फुट की भी जगह नहीं है, 10 बाय 10 फुट की जगह नहीं है, उससे कम जगह है, तो ये आदमी क्या कर सकते हैं? तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो वर्टिकल वाटिका का विकल्प है, वो आप चुन सकते हैं कि जो हम आपके पास खाद की यूरिया खाद की बोरी हो, आपके पास सीमेंट की खाली थैली हो, या अगर कोई आपके पास 50 किलो की या 30 किलो की खाली बोरी भी होती है, या कोई ड्रम होते हैं, तो इसमें भी आप पौधे लगा सकते हैं। और आपका जो 2 या 3 लोगों का अगर आपको सब्जी तैयार करनी है, तो भी आप आसानी से सब्जी वहाँ तैयार कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो हम डिटेल में जानकारी आगे वाले लेक्चर में लेंगे। लेकिन जिनके पास कम जगह है, वो थैली में शाक वाटिका तैयार करके या वर्टिकल गार्डन तैयार करके आपकी जो जरूरत है सब्जियों की, ऑर्गेनिक सब्जियों की, तो आप अपने घर में ही खुद ऐसे वर्टिकल बैग का विकल्प चुन के आप जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं। अभी जमीन की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जमीन की तैयारी कैसे करना है, जमीन का चयन कैसे करना है। जो मिट्टी होती है वो सूखी होनी चाहिए, ज्यादा गीली नहीं होना चाहिए, ज्यादा चिकनाई वाली मिट्टी नहीं ना हो। अगर थोड़ी सी उसमें रेत में, अगर आपकी मिट्टी बहुत ही चिकनाई वाली है, तो इसमें आप थोड़ी सी रेत भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपके जो फसल है उसके जड़ बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से फैलने के लिए वो हमारी जमीन सूखी होना चाहिए। उसी के साथ साथ जैविक कर्ब की जो पर्याप्त मात्रा है वो भी होनी चाहिए। हमारे जो मिट्टी है, इसमें लगभग 1 अंश या 1 पॉइंट ऑर्गेनिक कर्ब होता है। तो हमारी जो खेती है, हमारी जो मिट्टी है, वो उपजाऊ उसे कहा जाता है। अगर इस उससे अगर कम होती है, ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम होता है, तो वो मिट्टी अच्छी तरीके से जो भी फल पौधे लगाते हैं, वो ठीक तरीके से निकल के नहीं आएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है उस जमीन में जो जीवाणु की संख्या है वो बहुत ही कम है। अगर हमारे खेत में जीवाणु की संख्या कम होती है, और हम जो भी जीवामृत जैसे खाद डालते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, तो उनको उसका विघटन करने की जो क्रिया है वो सही ढंग से नहीं हो जाएगी। इसलिए जैविक मात्रा की संख्या हमारे खेती में या मिट्टी में बहुत ही अच्छी होना चाहिए। जो मिट्टी की जो गहराई है वो लगभग 1 से 1.5 फुट तक गहराई अगर होती है, तो हमारे जो कुछ मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, इनके जड़ लगभग 1 या 1.5 फुट तक गहराई तक जमीन से जाते हैं। तो उनको नीचे ठीक तरीके से जाने के लिए, और वहां से अन्न जो कुछ अन्न द्रव्य उनको मिलता है, वो वहां से लेने के लिए वो 1-1.5 फुट तक जाते हैं। तो वहां तक अपनी जमीन जरा अगर मिट्टी गहरी होती है, तो आसानी से वो फैलते हैं, और आपका खुद का जो खाना है वो वहां से ले सकते हैं। तो नीचे एक डायग्राम दिखा है। तो आपकी सॉइल कैसी होनी चाहिए? उस सॉइल के अंदर जो 25% वाटर चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा 25% चाहिए। हवा का जो प्रमाण है मिट्टी में, वो 25% चाहिए। उसी के साथ साथ जो सेंद्रीय कर्ब है, उसका प्रमाण 5% चाहिए। और 45% मिट्टी या जो मिनरल्स होते हैं उनका प्रमाण चाहिए। अगर आपकी मिट्टी इस तरीके की हो, 25% हवा और पानी का अगर प्रमाण होता है, तो उसी जमीन में आप कौन सा ही फसल लगाइए तो बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि अगर पानी ज्यादा होता है, तो पानी किसकी जगह लेता है? हवा की जगह लेता है। और हवा ऑक्सीजन कम पड़ने से क्या हो सकता है? वो फसल की जो जड़ें हैं वो सड़ सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र का जो 25% पानी का प्रमाण है वो अगर कम होता है, तो हवा वहां का ज्यादा पानी लेगा, और आपकी जमीन ज्यादा सूखी पड़ जाएगी। और कम पानी मिलने से भी हमारी जो पौधे हैं वो मर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो पानी है, हवा है, ऑर्गेनिक कार्बन है, और जो मिनरल्स है, उनका प्रमाण अपने जो देखा, 25% हवा, 25% पानी, 45% मिनरल्स और 5% ऑर्गेनिक कार्बन,
ये अगर सही मात्रा से होता है तो हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी उपजाऊ है, ऐसे कहा जाता है। मिट्टी का जो कार्य है, जो पेड़ों के भौतिक गुणधर्म है मिट्टी का, पेड़ और पौधों को सहारा देना। अगर हमारा जो मिर्च जैसा बैंगन बैंगन जैसा फसल होता है वो जमीन के ऊपर लगभग 2 फुट तक बढ़ता है या उससे भी ज्यादा बढ़ता है। तो अगर इतना बड़ा पौधा बढ़ता है तो उसके जड़ अगर जमीन में ठीक से इधर उधर फैलते हैं तो मिट्टी उसको सहारा देती है, आधार देती है, और उसी के कारण वो जो ऊपर का जो पौधा है वो सही ढंग से सीधा खड़ा रहता है। अगर वो मिट्टी सहारा नहीं देती है तो वो गिर जाएगा पौधा। तो मिट्टी का भौतिक गुणधर्म है पेड़ पौधों को सहारा देना। उसी के साथ साथ जो रासायनिक गुणधर्म है जिसमें पौधों को विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी आपूर्ति करना, उपलब्धि करना। तो आपको पता है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो उनको बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे उनको फूल लगते हैं, जैसे जैसे उनको वो फल लगने की शुरुआत होती है तो उनको ज्यादा अन्न द्रव्यों की जरूरत होती है। तो हम जो भी कुछ अन्न द्रव्य ऑर्गेनिक मैन्यूर डालते हैं, कोई रासायनिक मैन्यूर डालेगा तो वो जमीन के अंदर के जो भी कुछ जीवाणु है वहाँ रासायनिक प्रक्रिया होके वो जो भी कुछ हम खाद डालते हैं वो बहुत ही आसानी से पौधों को पहुंचाने का काम मिट्टी करती है। तो ये रासायनिक गुणधर्म हमारी मिट्टी के पास अगर होता है तो हमारी जो भी कुछ हम पौधे लगाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ सकते हैं। उसका जैविक गुणधर्म क्या है कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करना होता है। जैसे मैंने बताया कि हम मिट्टी में जो भी कुछ खाद डालते हैं तो उसका विघटन करने वाले जो भी जीवाणु जीवाणु है वो मिट्टी में होते हैं। अगर हमारे मिट्टी का जैविक गुणधर्म ऐसा होता है कि वो जीवाणु की संख्या ज्यादा बढ़ाती है, उसको सही ढंग से उसको वातावरण निर्मित करके देती है। हाँ, तो ये जैविक गुणधर्म अगर अच्छी तरीके से होता है तभी हमारा पौधा जो होता है, जो फल हम देने वाले कुछ सब्जियां लगाते हैं तो अच्छी ढंग से वो निकल के आएंगे। तो हमारे मिट्टी के पास भौतिक गुणधर्मों वाली, रासायनिक गुणधर्मों वाली और जैविक गुणधर्मों वाली मिट्टी होना जरूरी है। तो मिट्टी में खाद की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे मैंने बताया कि हमारे जो मिट्टी होता है, मिट्टी पौधों को सहारा देती है। मिट्टी के अंदर रासायनिक गुणधर्म होता है, जो भी हम खाद डालते हैं उसका विघटन करके वो पौधों को आसानी से देती है। तो हमारे मिट्टी के अंदर जैसे मैंने बताया कि हमारे पौधों को लगभग 16 अन्न द्रव्यों की जरूरत होती है। इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हवा से मिलते हैं, और हाइड्रोजन जो घटक होता है वो पानी से मिलता है। तो 16 में से ये 3 गए, बाकी बचे हुए जो 13 घटक है वो हमें मिट्टी से मिलते हैं। उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनकी मात्रा फसलों के लिए बहुत अहम है, ज्यादा है। बाकी के बचे हुए जो 10 है जिसमें कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, मोलिब्डेनम आता है, क्लोरीन आता है, बोरॉन आता है। तो इनकी मात्रा बहुत ही थोड़ी लगती है लेकिन बहुत ही जरूरी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि आलू है, टमाटर होता है, जो तरबूज होता है, वो पका हुआ बड़ा फल आपको हार्वेस्टिंग के वक्त जो तोड़ने के समय में आपको ऐसा दिखाई देगा कि उसको बीचों बीच एक दरार पड़ी है। तो ये दरार कैसे पड़ती है? अगर आपके खेत में बोरॉन की कमतरता है तो वो बोरान की कमतरता क्या करती है, फसलों जो फल आते हैं उसके ऊपर उसका रिएक्शन दिखता है, उसका लक्षण दिखता है, तो वो फलों को क्या होती है, दरार पड़ती है। तो इसलिए हमारे मिट्टी में बोरोन की कमतरता कमी है, ये लक्षण हमें फलों को देख के समझ में आता है। तो इसलिए मिट्टी में खाद की आवश्यकता है, क्योंकि मिट्टी से ही जो पौधा होता है वो अपने जड़ के माध्यम से ही मिट्टी के अंदर के जो खाद होते हैं वो खींच लेता है, और अपने ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं जिसमें जिसमें डाली बढ़ाने का काम होता है, जिसमें पत्ते बढ़ाने का काम होता है, जिसमें फूल और पौधों की संख्या बढ़ाने का काम होता है, तो इसलिए हमें खाद की आवश्यकता है, जरूरत होती है। तो आपने देखा कि लगभग कौन सा भी फसल हो तो उसको अच्छी सही ढंग से तैयार होने के लिए 16 घटकों की जरूरत होती है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, बाढ़ की आवश्यकता, महत्व और जरूरी। आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी शाक वाटिका तैयार करेंगे लेकिन बाजू में कोई बाढ़ नहीं तैयार करेंगे तो आपकी शाक वाटिका को हानि पहुंच सकती है। तो हानि
किससे कौन से प्रकार की हो सकती है? तो एक तो आदमी भी हानि पहुंचा सकता है, हमारे शाक वाटिका का जो तैयार हुआ फल वो लेके जा सकता है, कोई जानवर हो, कोई जानवर आपके शाक वाटी में घुसता है तो वो हमारे शाक वाटिका का नुकसान करता है। तो इन्हीं के कारण हमारे शाक वाटिका का रक्षण करने के लिए हमें बाढ़ की जरूरत होती है। तो बाढ़ के दो प्रकार है, एक है सचेतन है और दूसरा है अचेतन। सचेतन मतलब जिंदा बाढ़ का प्रकार है, जिसमें आप बबूल, बेर और करौंदा का जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं। ये बबूल, बेर, करौंदा को कांटे आते हैं तो उनको पार करके कोई आदमी या कोई जानवर अंदर नहीं जा सकता है। उसी के साथ साथ आप अरहर यानी कि तुरई, जयंती और पपीता ऐसे भी जो पौधे होते हैं उनका भी आप बाड़ तैयार कर सकते हैं, तो उसको भी पार करके कोई जानवर आसानी से अंदर नहीं जा सकता है। जो अचेतन होता है जिसमें निर्जीव बाढ़ का इसे प्रकार कहते हैं, तो इसमें आप बांस होती है, पुरानी साड़ी होती है, लोहे की जाली होती है, तो इसका आप क्या करें, बाढ़ कर सकते हैं। अगर इसका आप बाढ़ करते हैं तो आपको कम खर्चे में भी वो तैयार हो सकता है और आपकी जो शाक वाटिका है उससे आपको एक सुरक्षित आपकी शाक वाटिका रह सकती है। अगर बाढ़ लगाने के लिए आप कुछ करौंदा, शिकाकाई, कंठकरंज, जयंती, अरुलसा, जसवंत, मेहंदी, पत्थर चट्टा, कैक्टस आदि पौधों को आप लगा सकते हैं, तो इससे भी आप उत्पादन ले सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि बाढ़ से भी आपको उत्पादन अगर लेना है तो वो बाढ़ बाढ़ के जो बाजू में लगाने के लिए जो पौधे हैं वो चुनते समय बहुत ही थोड़ा सा जानकारी लेके ही आप वो पौधा लगाइए, ताकि उससे भी आपको उत्पादन मिल सकता है। अभी वाटिका के लिए सब्जियां कैसे चुने? तो अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो मिट्टी है, वहाँ कौन सी सब्जियां अच्छी ढंग से उगाती है, तो उसी सब्जियों के बीज का या पौधों का आप इस्तेमाल आपके शाक वाटिका में लगाने के लिए उसको चुने। उसके साथ साथ आसानी से बढ़ने वाली जो भी कुछ पारंपरिक सब्जियां है, आपको पता है कि जो कोरोना का काल था तो उस टाइम में बहुत ही जो हमारे आहार के बारे में जो भी कुछ तज्ञ है वो क्या बताते थे कि आप जिस सब्जियों में रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है वैसे आप सब्जियां अगर आपके भोजन में होती है तो आप कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कुछ जिसमें सभी प्रकार के गुणधर्म होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होता है, तो ऐसे पारंपरिक सब्जियां आप चुने। उसी के साथ साथ रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी खुद की बढ़ाने के लिए जो सब्जियां होती है उसका ही आप इस्तेमाल कीजिए। और आप अगर पारंपरिक सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी भी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा होती है, वो आसानी से कौन सा अगर आपका क्लाइमेट हवामान चेंज होता है तो ऐसे थोड़े बदलाव में भी वो खुद को सक्षम रखती है और ऐसे छोटे मोटे जो फफूंद आते हैं, कीटक आते हैं, उनको आसानी से अपने ऊपर वो अटैक करने नहीं देती। उसी के साथ खाने में जो आपको खुद को स्वादिष्ट लगे ऐसी सब्जियों को आप चुने, ताकि आप खुद की शाक वाटिका तैयार करते हो तो आपको जो भी सब्जी ज्यादा पसंद है वो सब्जी आप वहाँ ज्यादा उगा सकते हैं और आपका जो आपकी पसंदीदा सब्जियां हैं वो लगा के आप अच्छे तरीके का भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसलिए ये चार जो घटक है वो आप ठीक तरीके से समझाकर अपने शाक वाटिका के लिए सब्जियों के जो बीज है, पौधे है, वो चुने। बीज और रोपाई का चयन कैसे करें? तो बीज और जो रोपाई आप आपके लेते हैं या खुद आप तैयार करते हैं तो उसके लिए कुछ नियमों का आपको पालन करना है। आपका मौसम कौन सा है, कौन से मौसम में आप शाक वाटिका लगाना चाहते हैं, तो ऐसे मौसम में आपका अगर बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में कौन से बीज लगा सकते हैं, पारंपरिक बीज कौन से है, आपकी जमीन और पानी की उपलब्धता कितनी दिनों तक पानी की उपलब्धता है। उसी के साथ साथ
बीज की गुणवत्ता की जांच करने के आसान कुछ तरीके होते हैं, वो भी आपको देखना है। तो मौसम के हिसाब से आपको बीज को चुनना है, पारंपरिक जो बीज है उसको आपको चुनना है, जमीन और पानी की उपलब्धता इस घटक को देख मद्देनजर रखते हुए आपको बीज और पौधों को चुनना है। अगर आप जो भी कुछ बीज चुनते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसे जांच करें, तो आप लगभग 1 फुट लंबाई और 1 फुट चौड़ाई का ऐसा स्क्वायर या चौकोन तैयार करके लीजिए और उसी के अंदर आप 100 बीज वहां डालिए। और जब अगर आप 100 में से 50 पौधे उग के आते हैं तो आपके बीज की जो उगन क्षमता है उसको जर्मिनेशन रेट कहा जाता है, तो 50% है। अगर 70 आते हैं तो 70% है, प्रतिशत है। अगर 80 आता है तो 80% है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपकी बीज की गुणवत्ता आप खुद ही जांच कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को ही अपने रोपवाटिका में आप लगाइए। अगर आपको पौधों को चयन करना है तो मैं तो कहूँगा कि आपके जो खुद के पौधे हैं, खुद के शाक वाटिका में लगाने वाले पौधे हैं, आप खुद तैयार कीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं होता है तो आपके पहचान वाली जो भी कुछ नर्सरी है, रोप वाटिका है, वहां से आप पौधे खरीदिए और अच्छी तरीके से तैयार किए हुए पौधे जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है, या आप उसको बीज देके उनसे आप तैयार करके भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति वाले पारंपरिक पौधे ही आप आपके रोप वाटिके में तैयार कीजिए, इसलिए आपका खुद की रोप आप खुद ही तैयार कीजिए। तो हमने क्या देखा इस आज के सेशन में कि आपके पास कितनी जगह है। सबसे पहले तो आपकी कौन सी सामग्री की जरूरत होती है, जिसमें आपकी इच्छा शक्ति होता है, अलग प्रकार के बीज होते हैं, उनकी उनको कैसे आप चयन कर सकते हैं, जमीन की कैसे हम चुनते हैं, मिट्टी के बारे में हमने जानकारी देखा। उसी के साथ साथ आपके पास जगह कितनी है, 20 बाय 20 फुट की है, 10 बाय 10 फुट की है, तो उसके लिए कितने कैसे टाइप के आप क्यारियां बना सकते हैं। उसी के बाद अगर किसी के पास बहुत ही कम जगह है तो उस जगह में वो कैसे तैयार करे रोप वाटी किचन गार्डन या शाक वाटिका, तो इसके बारे में हमने आज यहाँ जानकारी ली है। तो उसी के साथ साथ मिट्टी को कैसे चुनना है, जमीन कैसे तैयार करना है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। तो अगर इसके बारे में आप किसी को कुछ सवाल है या अलग सा कुछ सुझाव देना है या किसी के कुछ प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं मेरा माइक म्यूट करता हूँ और आप अभी यहाँ सवाल पूछिए। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि जिसमें हम प्रैक्टिकली जो अलग अलग प्रकार की क्यारियां हैं वो कैसे तैयार कर सकते हैं। जमीन नापकर वो कैसा छोटा सा हमें शैक गार्डन बनाना है, इसके हम छोटा सा एक वीडियो देखेंगे। तो हम जब भी हमारे घर में शाक वाटिका तैयार करने का सोचते हैं तो तभी ऐसी जगह चुनना है जहां हमें पूरे साल भर अच्छा सूर्य प्रकाश मिल सकता है। उसी के साथ साथ जो हमें सूर्य प्रकाश के साथ साथ जो भी जगह हम चुनते हैं वो हमारे घर के नजदीक है और उससे हमें अच्छा पौष्टिक या अच्छी सब्जी तैयार कर सकते हैं। ऐसी जगह हम चुनेंगे। जो भी जगह चुनेंगे उसके लिए एक कंपाउंड की जरूरत होती है, जो बाढ़ हम बोलते हैं उसकी जरूरत होती है। उसी के साथ साथ वहाँ हमें जो पानी की आवश्यकता है वो पानी का जो व्यवस्थापन है वो उस जगह से नजदीक होना चाहिए। जो भी हम जगह चुनते हैं उसको हमें सबसे पहले मीटर टेप से नापना है। जब हम मीटर टेप से नापते हैं तो हमें अंदाज आता है कि हमारे जगह में कितने हम पौधे लगा सकते हैं और अलग अलग प्रकार के कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो उस जगह को नापने के बाद उसको आपको जो भी कुछ सफेद रंग होता है या चुना होता है उससे आपको उसका लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद आपकी जो जमीन है
आपको उसे खोदना है टिकाव से, उसको भूरी-भूरी करना है और उसकी अलग-अलग टाइप की क्यारियाँ बनाना है। अभी जो हम क्यारियाँ बनाते हैं जिसको सपाट वाफा बोलते हैं, पिरामिड टाइप की क्यारियाँ बनाते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा कोई बोलेगा कि ये क्यारियाँ क्यों बनाना है? हम ज़मीन खोदते हैं और क्यारियाँ क्यों बनाना है? तो क्यारियाँ का जो भी कुछ महत्व है, वो हमारे जो भी कुछ पौधे हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो उसको आधार देना। उसको जो पौधे बढ़ने के बाद जो अगर वो ज़मीन से ऊपर 2 फुट तक या 3 फुट तक बढ़ते हैं, तो उसके जड़ ज़मीन में अच्छी तरीके से बहुत ही अंदर जाए और वो ठीक तरीके से वहाँ पकड़ ले, तो हमारी जो फसल है, उसको अच्छी तरीके से आधार मिल सकता है। उसी के साथ-साथ अगर आप अच्छी क्यारियाँ बनाएँगे और उसी के ऊपर आप अगर बीज लगाते हो, उसके सही ढंग से उसको पानी दिया जाता है, तो बीज और पौधों की जो वो क्षमता है, वो हमको अच्छी तरीके से मिल सकती है। उसी के साथ-साथ जो भी आप पौधे लगाते हैं, उसके जड़ अगर ज़्यादा फैलते हैं क्योंकि हम क्यारियाँ बनाते हैं, तो वो बहुत ही बुरी-बुरी होने के कारण वो जड़ें बहुत ही अंदर जाती है और ज़्यादा जड़ों की संख्या भी बढ़ती है। ज़्यादा संख्या बढ़ने के कारण वो ज़मीन के अंदर जो भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या में मुख्य अन्नद्रव्य होते हैं, उनको वहाँ से लेके ऊ ऊपर वाला जो पेड़ का हिस्सा है, वो ऊपर वो भेजते हैं तो ताकि पत्तों की संख्या हो या वो ज़्यादा बढ़े, पत्ते हरे-भरे रहे, उसके साथ-साथ ज़्यादा फूल पौधे आए। तो इसलिए हमें क्यारियाँ बनाना है ताकि क्यारियाँ बनाने का फ़ायदा क्या होता है, हम सही ढंग से उसको पानी का व्यवस्थापन कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसको उसी टाइप की क्यारियाँ बना के वहाँ पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि जो हम पिरामिड वाली क्यारियाँ बनाते हैं, उसके ऊपर हम मिर्च, बैंगन, टमाटर ऐसे पौधे लगा सकते हैं और जो सपाट वाफा वाली क्यारियाँ है, जिसमें गादी वाफा जैसा जिसकी ऊँचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके ऊपर हम धनिया, मेथी, पालक, शेपू लगा सकते हैं। तो ये हम प्लानिंग कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ जो बाजू की जगह है, वहाँ हम पपीता उसी के साथ-साथ जो हम कंद वर्गीय पौधे हैं, जो साल भर तक सालों-साल हमारे ज़मीन में रहते हैं, तो उनका हम प्रयोजन जो बाजू की जो बाड़ की जगह है, वहाँ हम तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसे हम एक अच्छा तरीके का प्लानिंग करते हैं, तो हमारी जो भी कुछ शाक वाटिका है, बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ रंजित सर है, अगर इनको कुछ सर आपको अलग सा कुछ बताना है, तो आप बता सकते हैं। अभी किसी ने तो एक चैट बॉक्स में सवाल पूछा है, मटर और गोभी कैसे उगाई जाती है? तो मटर का बीज आप जो भी कुछ क्यारियाँ बनाती है, आप उसमें लगा सकते हैं और गोभी का आप पौधा लेके जो सपाट जो बेड बनाया है हमने, गादी वाफा उसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर आप गोभी का फसल ले सकते हैं। हाँ, एक किसी ने तो प्रश्न पूछा है कि द प्लांटेशन शुड बी मिक्स्ड और सेपरेट फॉर ईच और टाइप ऑफ क्रॉप। मतलब शायद ऐसा पूछना है उनको कि प्लांटेशन एक साथ ही सबकी करनी है या अलग-अलग, जो हमने अभी शायद इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्यारियाँ कैसे बनाते हैं और उसमें अलग-अलग क्यारियों में अलग-अलग टाइप के पौधे कैसे लगाते हैं या बीज कैसे लगाते हैं। गणेश अभी जी, तो आप उस पर बात करेंगे ज़्यादा? हाँ, रंजित सर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं भी बात करना चाहूँगा कि जो भी कुछ हम जब पहले सबसे पहले वो लगाते हैं, जो किचन गार्डन बनाते हैं, तो एक साथ सभी पौधे हम लगा सकते हैं। तो कुछ पौधों के बीज मिलते हैं, जैसे कि गोभी, टमाटर, इनके तो बीज मिलते हैं, लेकिन मटर हो, धनिया, मेथी, इनके तो हमें बीज लगाना पड़ते हैं। तो इनमें से भी जैसे कि सेपू हो, धनिया है, मेथी है, तो ये पौधे 1.5 महीने में निकल जाते हैं, उनको फिर लगाना पड़ता है। और जो मिर्च, बैंगन, टमाटर, ये तो 6-6 महीने तक या 1 साल भर तक हमारे खेत में वही जगह शाक वाटिका में रह सकते हैं। तो बीच-बीच में आप नया पौधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके धनिया, मेथी बार-बार आपको खत्म होती है, तो आप उनको बार-बार लगा सकते हैं। हरिओम।
हाँ, हरिओम शोभा जी। हाँ जी, ये आपका मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहती कि गोभी के जो हम पौधे लगाएंगे वो उनकी कितनी दूरियां होनी चाहिए, कितनी दूरी में हम लगा सकते हैं? वो हमारी जो शाक वाटिका है उसके हाँ अंदर जी। आप लगाते समय एक एक फुट के दायरे में आप लगा सकते हैं, एक फुट के दूरी पर। जो भी दूसरा पौधा लगाना है, एक फुट की दूरी पर लगाना है, क्योंकि अगर उसका गड्ढा जो बड़ा होता है तो हाँ एक जी। हाँ जी। अलग अगर बहुत ही नजदीक लगाते हैं तो वो हाँ जी। गड्ढा फूलने में तकलीफ होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो तब तक जो हम गोभी लगाते हैं और हाँ गोभी जी। बड़े होता है तो उस दरमियान वो जो बीच की जगह बची होती है तो वो आप हाँ मेथी जी। जैसा पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि एक मेथी 1 महीने में निकल के जाती है। जी, जी, जी। थैंक यू सर। सतीश पाटिल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मेरा सवाल आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, 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 अभी सुनाई दे रहा है, अच्छे से हाँ। सुनाई दे रहा है। हाँ, मेरा एक सवाल ऐसा है कि अभी बहुत सी सिटियां ऐसी है कि वहाँ इतनी बड़ी क्यारियां बनाने की जमीन नहीं होती है, तो उसका सब्स्टिट्यूट के लिए गमले में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए और कैसी लगानी चाहिए, तो उसका अभी सवाल तो है। गमले में मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसके फोटो तो मैं आपको अभी हमारे ग्रुप पे ऊपर भेजता हूँ। तो अगर आपके पास पॉलीथीन पेपर रहता है तो, और नहीं तो उसका रेडीमेड गमला भी मिलता है पॉलीथीन पेपर का, तो उसी के अंदर आप सभी प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, जिसमें मिर्च, बैंगन, टमाटर। एक अलग टाइप का एक बेड मिलता है जिसकी पॉलीथीन का होता है, इसके अंदर आप कंपोस्ट और मिट्टी का प्रमाण ठीक से डालते हो तो उसके ऊपर भी आप अच्छी तरीके की सब्जी लगा सकते हो, जिससे आपको ज्यादा मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसका भी मॉडल हमारे पास है, उसके फोटो मैं आपको आपके ग्रुप हमारे ग्रुप के ऊपर भेज देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक वर्टिकल बैग का जो विकल्प है वो हम वहाँ चुन सकते हैं जहाँ जमीन नहीं है, जहाँ मिट्टी नहीं है, जो सिटी वाला भाग है, शहरों वाला भाग है, तो वहाँ गैलरी में या टेरेस के ऊपर आप अच्छी तरीके की शाक वाटिका तैयार कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ऐसा है कि आपने बताया कि कुछ ना प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ लगाने चाहिए और कुछ अच्छी तरह से ज्यादा जल्दी बढ़ने वाले कुछ पौधे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, यानी क्या क्या कौन से पौधे हैं उसमें अभी तो अभी? ज्यादा रोग प्रतिकार शक्ति मीन्स कैसे है कि जो पारंपरिक सब्जियां हैं, अभी भी आप गांव के कुछ लोगों, आदिवासी भाग होता है या गांव के कुछ लोग होते हैं तो उनके पास उनके खुद के खाने के लिए बैंगन होता है, जो कांटे वाले बैंगन होते हैं और उनकी साइज भी बहुत कम होती है। तो ऐसे प्रकार के बीज मिलते हैं। तो हमारे पास एक कांटेक्ट नंबर भी है, तो वो नंबर हम आपको हमारे ग्रुप के ऊपर भी शेयर करेंगे। तो अगर आपको वैसे बीज मिलते हैं तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी ज्यादा होती है, उनके ऊपर आसानी से क्लाइमेट जो बदला होता है हवामान का, तो उनका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड जो बीज मिलते हैं, जो पौधे मिलते हैं, तो उनसे उत्पादन तो ज्यादा है, उनकी साइज भी ज्यादा है, लेकिन उसका जो स्वाद है वो अच्छा। जो मिलना चाहिए, जो पारंपरिक बीज सब्जियां होती है वैसा नहीं भी नहीं मिलता है। और जो भी थोड़ा सा भी क्लाइमेट बदलाव आता है तो तुरंत उसका बुरा असर उसके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जो भी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक बीज है या पौधे है वो लगाने के बाद आपको उत्पादन अच्छा मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और एक प्रश्न आया है कि नवी मुंबई के आजू-बाजू में कोई अच्छी नर्सरी है तो बता दीजिए, और हम कौन से प्लांट लगाएँ और कौन से सीज़न में लगाएँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और मिले तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसके लिए तो हमारा एक अलग सा सेशन है कि जिसके अंदर हम ये सब बातें बताएंगे कि हर एक सीजन के लिए कौन से कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो जो भी हाइब्रिड कुछ बीज आए हैं तो हम सभी मौसम में लगा सकते हैं, सिर्फ हमें उसका प्लानिंग करना है। क्योंकि बारिश के मौसम अगर ज्यादा बारिश होती है तो आपका जो इलाका है वो देख के हमें वो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जब हमारा वो सेशन होगा तो उसी वक्त हम इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक प्रश्न आया है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल इन केस इट इज़ नॉट गुड, मतलब ज़मीन की क्वालिटी कैसे बढ़ाना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसने भी पूछा है
क्योंकि जब शुरुआत को हम पौधे लगाते हैं या बीज लगाते हैं, तो कुछ शुरुआत के जो 10-15 दिन है, हमें बहुत आनंद होता है, क्योंकि जो भी हम पौधे लगाते हैं वो जो भी थोड़ा अन्न घटक जो मिट्टी में होता है, वो लेके वो पौधा 10-15 दिन तक खुद की वाढ़ अच्छे से कर सकता है। लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए मिट्टी में ज़्यादा अन्नद्रव्य नहीं होते, तो उसके लिए हमें मिट्टी को अच्छा बनाना है या उसको बाहर से कुछ जो भी ज़रूरत है पौधों की, वो देने के लिए हमें जीवामृत जैसे उर्वरक तैयार करना है। तो वो कैसे तैयार करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम अगले लेक्चर में बताएँगे। लेकिन वो आपने जो सवाल पूछा, आपको अगर आपकी शाक वाटिका बरकरार रखना है, तो आपको जीवामृत या पंचामृत जैसे उर्वरक है, वो तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मिट्टी में इतनी शक्ति नहीं है। इतनी शक्ति है सिर्फ कि वो पौधों को 10-15 दिन तक बढ़ा सकते हैं। उसके आगे उसको फूल निकालना है या फल लेना है, तो बाहर से उर्वरक देने की ज़रूरत है या मिट्टी को अच्छी बनाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए जैसा पर्याय चुनना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा। एक प्रश्न आया है कि हमें बीज लगाने से पहले उनको पानी में भिगोना है क्या? जीवामृत या पानी में भिगोना है क्या? नहीं, ऐसे ही सभी प्रकार के बीजों को भिगोना नहीं है। लेकिन जो भी कुछ मेथी है, धनिया है, जो भी कुछ आप बीज लेने वाले हैं, तो उनके ऊपर आप थोड़ा-सा पानी का छिड़काव करें और आपके पास जो भी कुछ फंगिसाइड है, बुरशीनाशक है, फफूंदनाशक, वो पाउडर आप लगाते हो और लगाकर वो अगर मिट्टी में जो पौधा है, बीज लगाते हैं, तो उसका जो जर्मिनेशन रेट है, उसकी जो उगवन क्षमता है, वो आपको अच्छी मिलेगी। अगर आपकी ज़मीन अच्छी नहीं है, इसमें कुछ बुरे बैक्टीरिया है, कुछ फफूंद है, तो वो आपके बीज के ऊपर या पौधों की जड़ के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उनको थोड़ा भिगोना है पानी में, उस पानी में कुछ तो आपको ट्राइकोडर्मा जैसे पाउडर का इस्तेमाल करना है, ताकि वो ट्राइकोडर्मा का कवच वो बीज और पौधों के जड़ों के ऊपर जाए, तो उस पौधा अच्छी तरीके से बढ़ता है। मेरे ख्याल से और किसी को प्रश्न कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। पहले सतीश जी ने जो एक प्रश्न पूछा था उसके बारे में मुझे और एक बात कहनी है कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, तीसरा जो है वो वर्टिकल बैग का ही है कि जिनके यहाँ पे जगह कम है, तो वो अपना शाक वाटिका या किचन गार्डन कैसे लगा सकते हैं। तो इसका एक डेमो भी हम देने वाले हैं और वो बहुत ही एक कुछ नया टाइप का आइडिया है, आप ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि शहरों में ज़्यादा करके जगह नहीं रहती है, तो आप अपने बालकनी में 5 या 6 अगर वर्टिकल बैग्स लगाते हैं, जैसे गणेश जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है, तो उस पे हम एक डिटेल सेशन अभी नेक्स्ट थर्ड जो सेशन है वो वही होने वाला है हमारा। तो आप ज़रूर शामिल हो जाइए। और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम सुषमा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने यहाँ से पूछ सकते हैं प्रश्न। सतीश जी आप अपना खुद को म्यूट कर दें। हेलो। हाँ सुषमा जी बोलिए। हरिओम मैम, आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। हाँ हाँ हरिओम, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। मैम मेरा पहुंच गई फीस पहुंच गई? हाँ हाँ, वो फीस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो हम सेपरेटली बात करते हैं। हाँ हाँ, अभी सेशन के बारे में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ लीजिए। हाँ, आजकल जैसे फ्रांसबीन लगती है या वो दूसरी भिंडी लगती है, तो क्या मैम आजकल हम रोपाई कर सकते हैं? हाँ, अभी आपके यहाँ का मौसम अगर बहुत ठंडा है और अगर वो अगले 2-3 हफ्ते में थोड़ा सा गर्मी उसमें शुरू हो जाएगी, तो 2-3 हफ्ते रुकना अच्छा है, क्योंकि ठंडे मौसम में बीज मतलब बीज का जो स्प्राउटिंग है या फिर बीज का जो उसका जर्मिनेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो आप रिपाई तो कर सकते हो, किसी भी मतलब भिंडी की भी कर सकते हो या फिर दूसरे जैसे लौकी है उसकी भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही अगर ठंडा मौसम है, जैसे कि रात में अगर 10 डिग्री से भी नीचे जाता है,
तो थोड़ा सा वो इम्प्रूव हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ऐसा देख के फिर उसकी रिपाई करना अच्छा है। ओके। किस पाउडर का नाम पूछा था मृणालिनी जी ने, तो उसका नाम ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा पाउडर का नाम है जो गणेश जी ने बताया था आपके। होशियार सिंह जी का प्रश्न है कि आप और किस प्रकार के हेल्प करते हैं। तो आपको अगर ये जानना है तो आप अपने हमारी स्टार्स फोरम की वेबसाइट पे जाइए या विज्ञान आश्रम की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे या रंजीत को या गणेश जी को या चैतन्य जी को, किसी को भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। निशा कुमारी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? नंदी देवी, निशा कुमारी। परवेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कुछ? परवेश। नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, ये जो ट्राइकोडर्मा बता रहे हैं ना, तो इसका थोड़ा सा यूज के बारे में पता चल जाए कि कहाँ मिलेगा, किस तरह से, क्या? हाँ, तो ये जो है ट्राइकोडर्मा, ये जैविक फफूंदनाशक है, मतलब ऑर्गेनिक फंगीसाइड, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। तो ट्राइकोडर्मा नाम थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा ये एक फफूंद का ही नाम है। तो एक ऐसा फफूंद है जो दूसरे फफूंद को खा जाता है, मार देता है। तो जैविक है और इसका 2 पद्धति से ये मिलता है। तो ये पाउडर के स्वरूप में हमें मिल सकता है या फिर लिक्विड के स्वरूप में, पानी के स्वरूप में हमें मिल सकता है। तो ट्राइकोडर्मा वैसे तो अभी सारे कृषि सेवा केंद्र में हमें मिल सकता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा करके ऑर्गेनिक जैविक खेती के औषधि मिलती है वहाँ पे, या फिर आपके नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होगा, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। तो आपके नज़दीक का जहाँ पे भी कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ पे आपको मिल सकता है। और वहाँ पे भी अगर आपको नहीं मिला तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी कई सारे वेबसाइट के ऊपर ये मिलता है। तो ऑनलाइन भी ट्राइकोडर्मा आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आप अच्छा रहेगा कि आपको ये पाउडर के स्वरूप में मिले, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक हम रख सकते हैं। इसको धूप से बाहर रखना है, मतलब धूप में नहीं रखना है इसको, ठंडी जगह में, अंधेरे में इसको रखना है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको YouTube के ऊपर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ट्राइकोडर्मा का बीज प्रक्रिया में इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन इस पाउडर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके बीज के ऊपर इसको हाथ से मल के लगा देना है, ताकि बीज हम जब जमीन में डालें तब जमीन में जो फफूंद है जो उसको खाएगा वो उसको खा ना पाए। तो ये वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरे जो हमें तकलीफ देने वाली जो भी फफूंद है, बैक्टीरिया है या फिर जो भी दूसरे चीज़ें हैं, उसको ये वहाँ पे बढ़ने नहीं देता है। अगर हम पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाते वक्त हमें इसको पानी में घोल करना है और पौधों की जड़ें इसमें से डुबा के फिर उन पौधों को ज़मीन में लगाना है। और अगर हमने ज़मीन में पौधे लगा दिए हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर इसका पाउडर का पानी हमें बना के वो हमें पौधों की जड़ों के नज़दीक डालना है, ताकि वहाँ पे फफूंद की वजह से जो भी बीमारियां आती है वो आए नहीं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ मैम, हरिओम। हरिओम। मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे कि हम लोग आलू लगाते हैं ना, इस बार हमारा आलू का सीजन होता है, तो हम आलू कितनी दूरी पे लगाएं? हेलो। हाँ, समझ में आ गया है आपका प्रश्न। रंजीत, आप बताएंगे आलू भी कितने? हाँ, आलू भी गणेश। लगभग 1 फुट की दूरी पे लगाइए, क्योंकि आप जमीन में आलू लगाते हैं तो एक पौधे को कम से कम जमीन के नीचे अंदर 5 से 7 आलू लगते हैं।
तो जमीन में उसको ठीक से बढ़ने के लिए, जगह होने के लिए उसको 1 फुट दूरी पे लगाना है। एक किसी ने प्रश्न पूछा है कि आप सीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? गणेश या रंजीत? हम तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिक जो पारंपरिक सीड है जो तैयार करते हैं, उनके तो कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। और अगर आपको हाइब्रिड सीड्स चाहिए होते हैं तो आपका नजदीक वाला जो कृषि सेवा केंद्र होता है, जिसमें खेती के कुछ मटेरियल मिलता है, खाद मिलता है, सीड मिलते हैं, तो उनके पास एक किचन गार्डन के लिए एक छोटे-छोटे पैकेट होते हैं, 10 रुपए वाले, 15 रुपए वाले बीज के, तो वो आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ पारंपरिक सब्जी तैयार करते हैं तो उनके हम कांटेक्ट नंबर आपको दे सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न हम ले चुके हैं अभी, और एक पूरा घंटा एक सेशन हमारा हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेना बंद करते हैं और एक पोल हमें कंडक्ट करना है। पोल मतलब आपको जब प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो आएंगे वो 2 प्रश्न आएंगे, उस 2 प्रश्न के सही उत्तर जो आपको लगते हैं उस पे क्लिक करना है। सिर्फ उसको बटन, रेडियो बटन जैसा है वो क्लिक करना है। 2 ही प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न का उत्तर देके आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी वो पोल शुरू करती हूँ। मुझे लगता है सबको पता है कि पोल पे क्लिक मतलब आंसर कैसे करना है। जो भी करेक्ट लगता है आपको उस पे जाके आपको क्लिक करना है। कोई दिक्कत है तो आप फिर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं और आज का सेशन अटेंड करने के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और आज का सेशन खत्म हुआ ये मैं बताती हूँ और आप मीटिंग एंड कर सकते हैं सब लोग। धन्यवाद।